नमस्ते। आज हम पौधों की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। अक्सर हम पौधों को अपने आसपास की दुनिया का बस एक स्थिर सजावटी हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत हमें मिले हैं वे एक पूरी तरह से अलग कहानी बताते हैं। एक छिपी हुई दुनिया जो गतिशील है, आक्रामक है और अविश्वसनीय रूप से जटिल है। बिल्कुल। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल, आज हमारा मकसद इसी छुपी हुई दुनिया को खोजना है। हम पौधों को सिर्फ एक सुंदर दृश्य के तौर पर नहीं, बल्कि जीवन के नाटक में सक्रिय भागीदारों के रूप में देखेंगे। उनके विकास से लेकर जानवरों के साथ उनके रिश्तों तक। हाँ, और उनकी जीवित रहने की अद्भुत रणनीतियों तक। और इस खोज के लिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, हम लंदन के रॉयल बोटैनिक गार्डन्स क्यू को अपनी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसी जगह जो पूरी वनस्पति दुनिया का एक छोटा सा रूप है। तो सबसे पहले उस चीज पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। पौधे वो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हाँ, हम उन्हें शांत और स्थिर समझते हैं, लेकिन इन स्रोतों में टाइम लैप्स कैमरों से ली गई तस्वीरें एक अलग ही कहानी बयान करती हैं। वो निष्क्रिय जीव नहीं, बल्कि बेहद प्रतिस्पर्धी प्राणी हैं। ये एक सतत संघर्ष है, एक धीमी गति का युद्ध जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। लताएं और बेलें दूसरे पौधों के शाखाओं पर चढ़कर ऊपर जाने की होड़ में रहती हैं ताकि सूरज की रोशनी तक पहुंच सके। तो ये कोई शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। एक पौधा दूसरे को छाया में रखकर उसे मार सकता है। और कुछ तो इस दौड़ में अविश्वसनीय रूप से तेज हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंका गई वो थी बांस की रफ्तार। हाँ, वो तो कमाल ही है। इसकी कुछ प्रजातियां एक ही दिन में 1 मीटर तक बढ़ सकती हैं। मतलब आप लगभग इसे अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देख सकते हैं। और ये सिर्फ लंबाई की बात नहीं है, वे 30 मीटर ऊंचे हो सकते हैं, जो किसी 9 मंजिला ऑफिस की इमारत के बराबर है। ये सब सिर्फ रोशनी की दौड़ जीतने के लिए है। तो क्या ये सब सिर्फ ताकत का ही खेल है, या इसमें कोई चालाकी भी है? क्योंकि हर पौधा, आप देखिए, बांस की तरह विशाल नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ क्रूर बल के बारे में नहीं है, ये पर्यावरण पर महारत हासिल करने के बारे में भी है। हर पौधा अपने माहौल की चुनौतियों का एक अनोखा और अक्सर बहुत ही चालाक समाधान ढूंढता है। बिल्कुल, और इन दस्तावेजों में इसका एक शानदार उदाहरण है टैरो के पौधे की पत्तियां। हाँ, आत्म सफाई वाली पत्तियां। ज्यादा बारिश वाली जगहों पर पत्तियां सड़ सकती हैं, हाँ। या उन पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं, लेकिन टैरो की पत्तियां वो खुद को साफ रखती हैं। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। उनकी सतह पर बहुत छोटे मोम जैसे सूक्ष्म ढांचे होते हैं जो पानी की बूंदों को ऊपर ही रोक लेते हैं। अच्छा। इसका नतीजा ये होता है कि पानी का सिर्फ 2% हिस्सा ही पत्ती की सतह को छूता है। जब पानी की बूंदें लुढ़कती हैं तो वे अपने साथ धूल, गंदगी और बैक्टीरिया को भी ले जाती हैं। कमाल है। इंसान तो इसी की नकल करके सेल्फ क्लीनिंग पेंट वगैरह बना रहे हैं ना। बिल्कुल, लोटस इफेक्ट कहते हैं इसे। ये दिखाता है कि पौधे कितने शानदार इंजीनियर हो सकते हैं। ये अविश्वसनीय है। पर क्या वे सिर्फ पर्यावरण से ही निपटते हैं, या दूसरे जीवों के साथ भी उनके कुछ अनोखे रिश्ते हैं? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब चार्ल्स डार्विन ने पहली बार फूलों वाले पौधों के अचानक विकास को देखा तो वो हैरान रह गए थे। ओह हाँ, उन्होंने इसे एक घृणित रहस्य कहा था। बिल्कुल, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जीवाश्म रिकॉर्ड में इतनी सारी प्रजातियां इतने कम समय में कैसे विकसित हो गईं। और इन स्रोतों के अनुसार इसका जवाब जानवरों के साथ एक साझेदारी में छुपा था। ये अकेले काम करने के बारे में नहीं था। ये 2 घटनाओं का एक सुखद संयोग था एक तरह से। पहला, पौधों की आनुवंशिक सामग्री का दोगुना होना, जिससे उनमें तेजी से विकसित होने की क्षमता आ गई। और दूसरा था पौधों और जानवरों के बीच एक अनोखे रिश्ते का विकास। पौधों ने कीड़ों को परागण करने वालों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो हवा से परागण की तुलना में कई ज्यादा कुशल तरीका था। तो इस साझेदारी ने विविधता का एक विस्फोट कर दिया। हाँ, एक ऐसा विस्फोट जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और इसके कुछ अविश्वसनीय उदाहरण हैं, जैसे वाटर लिली। इसके फूल एक आदिम जाल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि फूल की बनावट कीड़ों को अंदर फंसा लेती है, जिससे वो परागकणों से ढक जाते हैं। मतलब ये एक तरह का अस्थायी होटल है, जहां चेक इन तो आसान है, पर चेकआउट पौधे की मर्जी से होता है। हाँ, और कुछ मामलों में, जैसे विशाल अमेज़न वाटर लिली,
फूल कीड़ों को कई घंटों तक बंदी बना लेता है। हर पौधे ने अपने परागण को लुभाने का अपना तरीका विकसित किया है। जेड वाइन को ही लीजिए, उसका वो मंत्रमुग्ध कर देने वाला नीला हरा रंग। हाँ, वो रंग बहुत अनोखा है, लगभग अप्राकृतिक सा लगता है। मैंने तस्वीरें देखी हैं, कमाल का है। चमगादड़ों को आकर्षित करने के लिए विकसित हुआ है। चमगादड़ों को। अच्छा। हाँ, फूल इस तरह लटकते हैं कि चमगादड़ आसानी से उन तक पहुंच सकें, और जब वे अमृत पीते हैं तो पराग उनके सिर पर ब्रश की तरह लग जाता है। लेकिन धोखेबाजी के मामले में मुझे लगता है मधुमक्खी ऑर्किड सबसे आगे है। हाँ, वो तो प्रकृति का एक मजाक जैसा है ना। ये सिर्फ रंग या खुशबू का इस्तेमाल नहीं करता है, ये तो सरासर धोखा देता है। एक मादा मधुमक्खी की तरह दिखने और महकने की हूबहू नकल करता है, और नर मधुमक्खी उसे असली मादा समझकर संभोग करने की कोशिश करता है। जब वो प्रयास करता है तो पराग कणों का एक बंडल उससे चिपक जाता है, जिसे वो अगले फूल तक ले जाता है, ये सोचते हुए कि शायद इस बार उसकी किस्मत अच्छी हो। बेचारा नर मधुमक्खी। थोड़ा बुरा तो लगता है। ये तो सहविकास का एक चरम उदाहरण है, और शायद इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है डार्विन का ऑर्किड। हाँ, मैडागास्कर का वो ऑर्किड। उसका अमृत एक बहुत लंबे, मतलब लगभग 1 फुट लंबे स्पर के अंत में होता है। और जब डार्विन ने इसे देखा तो लोगों ने कहा कि ये एक विकासवादी गलती है, कोई कीट उस तक पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन डार्विन ने भविष्यवाणी की थी कि केवल एक विशेष कीट जिसकी जीभ बहुत लंबी हो वही इस तक पहुंच सकता है। और कमाल की बात यह है कि उनकी मृत्यु के कई साल बाद वैज्ञानिकों ने ठीक वैसा ही एक पतंगा खोज निकाला। हाँ, एक स्फिंक्स मॉथ जिसकी जीभ 1/3 मीटर लंबी थी, ठीक स्पर की लंबाई के बराबर। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा है। डार्विन ने सुराख दिया और दशकों बाद जाकर सबूत मिला, एक पौधे और उसके परागणक के बीच एक विशेष ताले और चाबी जैसा रिश्ता। लेकिन ये रिश्ता हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं होता। ये एक जटिल सहविकास की दौड़ भी हो सकती है, एक सतत युद्ध। आप पैशन फ्लावर और हेलिकोनिया तितली वाले उदाहरण की बात कर रहे हैं ना, वो तो एक दिमागी खेल जैसा लगता है। बिल्कुल, बेल तितली के कैटरपिलर को खाने से रोकने के लिए अपनी पत्तियों में जहर विकसित करती है। ठीक है, लेकिन कुछ कैटरपिलर उस जहर को सहन करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो फिर बेल एक और कदम आगे बढ़ जाती है। वो क्या करती है? यह तितलियों को दूर रखने के लिए अपनी पत्तियों पर नकली पीले अंडे बना लेती है। नकली अंडे? ये तो बहुत ही चालाक है। हाँ, जब कोई मादा तितली इन नकली अंडों को देखती है तो उसे लगता है कि यह पत्ती पहले से ही किसी और ने ले ली है और वो कहीं और चली जाती है। ये दिखाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने नाजुक ढंग से संतुलित हैं। एक को हटा दें और दूसरा या तो अनियंत्रित हो जाता है या भूखा मर जाता है। बिल्कुल, यही अंतर संबंध है जो हम बार बार देखते हैं। अच्छा, तो ये ताले और चाबी वाला रिश्ता तो कमाल का है, लेकिन क्या ये हमेशा इतना शांतिपूर्ण होता है? मतलब कभी कभी तो भूमिकाएं उलट भी जाती होंगी। हाँ, और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है। जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है तो कुछ पौधे जानवरों पर पलटवार करते हैं, वो मांसाहारी बन जाते हैं। बिल्कुल, ये कोई द्वेष नहीं है, ये सिर्फ जीवित रहने की एक रणनीति है। वे ऐसी जगहों पर नाइट्रोजन और खनिज खोजने की कोशिश कर रहे हैं जहां मिट्टी उन्हें प्रदान नहीं कर सकती, जैसे दलदल और बॉग्स। और उनके तरीके भी बहुत चालाक हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप को लीजिए, इसके जाल में एक खास ट्रिगर होता है। हाँ, उसका वो मेमोरी सिस्टम। मैंने पढ़ा कि अगर कोई कीड़ा सिर्फ एक बाल को छूता है तो कुछ नहीं होता। हाँ, ताकि वो हवा में उड़ती धूल या बारिश की बूंदों से जाल को बंद ना कर दे। ये सोचिए कितना ऊर्जा कुशल है। एक पौधे के लिए जाल बंद करना एक बड़ा काम है। तो वो हर झूठे अलार्म पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। नहीं, लेकिन अगर कोई कीड़ा 20 सेकंड के भीतर 2 बालों को छूता है तभी जाल बंद होता है। ये आलस नहीं, बुद्धिमानी है। ये तो अविश्वसनीय है। और पिचर प्लांट की रणनीति तो और भी अलग है। पिचर प्लांट या नेपिंथिस धोखे का मास्टर है। ये कीड़ों को मीठे अमृत और चमकीले रंगों से लुभाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई फूल करता है। बिल्कुल, लेकिन इसका इनाम एक फिसलन वाली मोमी सतह और नीचे एक पाचक तरल का तालाब है। एक बार अंदर गिरने के बाद बचना नामुमकिन है। और कुछ तो बहुत बड़े होते हैं ना, चूहे तक को फंसा लेते हैं। हाँ, कुछ प्रजातियां इतनी बड़ी होती हैं, लेकिन स्रोत में एक प्रजाति नेपेंथिस लोई के बारे में एक और भी अजीब कहानी है। एक मिनट, पौधा जानवर को रेचक दे रहा है ताकि उसे खाद मिल सके? ये तो अविश्वसनीय रूप से चालाक और थोड़ा अजीब है। हाँ, ये प्रकृति के सबसे अजीब सहजीवी संबंधों में से एक है।
ये पौधा छोटे ट्री श्रू को फंसाता नहीं है, ये उसे अपने ढक्कन के नीचे अमृत चाटने के लिए आकर्षित करता है। अच्छा। जब जानवर वहां बैठकर अमृत चाटता है तो उसके मल मूत्र सीधे पिचर में गिरते हैं, जो पौधे के लिए पोषक तत्वों का एक शानदार स्रोत है। और हाँ, ये माना जाता है कि उस अमृत में एक हल्का रेचक भी होता है। ये तो सोचना भी मुश्किल है, लेकिन गति के मामले में कोई भी ब्लैडर वॉट का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, यूट्रिक्युलेरिया, पौधों की दुनिया का सबसे तेज शिकारी। ये कैसे काम करता है? पानी के नीचे इसके छोटे छोटे थैलों में एक वैक्यूम होता है। जैसे ही कोई शिकार दरवाजे के बाल को छूता है, दरवाजा अंदर की ओर खुलता है और शिकार को 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में अंदर खींच लेता है। 1 मिलीसेकंड से भी कम? मतलब हमारी पलक झपकने से भी 100 गुना तेज। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक पौधा इतनी तेजी से हरकत कर सकता है। बिल्कुल, और ये हमें उन पौधों तक ले जाता है जो जीवित रहने के असली उस्ताद हैं, जो सबसे कठोर परिस्थितियों में रहते हैं। हाँ, स्रोत हमें सबसे सूखे रेगिस्तानों में ले जाते हैं। यहाँ समय ही सब कुछ है, यहाँ के पौधे इंतजार करते हैं। जैसे रात की रानी कैक्टस, ये साल में केवल 1 रात के लिए खिलता है। हाँ, आमतौर पर पूर्णिमा की रात को, ताकि रात में परागण करने वाले चमगादड़ों को आकर्षित कर सके। उसका फूल बहुत बड़ा, सफेद और सुगंधित होता है और सुबह तक वो मुरझाकर खत्म हो जाता है। बस 1 रात का शो। ये समय में हेरफेर करने की एक अद्भुत क्षमता है और पुनर्जीवन संयंत्र इसका एक और चरम उदाहरण है। ओह, वो पौधा जो मरकर फिर से जी उठता है। हाँ, ये पूरी तरह से सूख सकता है, एक मृत भूरे गोले में बदल सकता है और महीनों या सालों तक उसी अवस्था में रह सकता है। ये तो विज्ञान कथा जैसा लगता है। और फिर जैसे ही बारिश होती है, कुछ ही घंटों में ये फिर से हरा भरा और जीवित हो जाता है। और ये हमें अंतिम टाइम कैप्सूल तक ले जाता है, बीज। इस बारे में एक अविश्वसनीय कहानी है कि कैसे 1803 में एक पकड़े गए डच जहाज से मिले बीज 200 साल बाद क्यू में अंकुरित हुए। 2 सदियां। 2 सदियां, ये दिमाग चकरा देने वाली बात है। वे बीज फ्रांसीसी क्रांति के समय के थे और उन्होंने 21वीं सदी में आकर अंकुरित होना तय किया। ये बीजों की अविश्वसनीय सहनशीलता को दर्शाता है और ये हमें सीधे आधुनिक संरक्षण से जोड़ता है। क्यू मिलेनियम सीड बैंक इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक तरह की बीमा पॉलिसी। हाँ, विलुप्त होने के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी। ये एक बम प्रूफ तिजोरी है जिसमें दुनिया की 10% से ज्यादा ज्ञात प्रजातियों के बीज रखे गए हैं। और इसका वास्तविक प्रभाव भी है, जैसे रवांडा की वाटर लिली को बचाने की कहानी से पता चलता है। हाँ, वो एक बेहतरीन कहानी है। वो लिली जंगल में विलुप्त हो गई थी क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे विलुप्त होने से बचाया, लेकिन ये आसान नहीं था। क्यों, क्या हुआ? कई असफल प्रयासों के बाद एक बागवानी विशेषज्ञ को एक शानदार विचार आया। उसने महसूस किया कि ये लिली दूसरी लिली के विपरीत गहरे पानी में नहीं, बल्कि उथले, गर्म, नम कीचड़ में उगती थी। तो उन्हें बस उसकी खास जरूरतों को समझना था। बिल्कुल। उन्होंने प्रयोगशाला में उसके अनोखे आवास की नकल की और पौधे फलने फूलने लगे। ये दिखाता है कि एक प्रजाति को बचाने के लिए सिर्फ उसके बीज को बचाना काफी नहीं है, आपको उसके जीवन को, उसके रहस्यों को समझना होगा। तो इन सब का मतलब क्या है? ये स्रोत पौधों की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां वे निष्क्रिय हरी पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि योद्धा, सहयोगी, धोखेबाज, इंजीनियर और उत्तरजीवी हैं। बिल्कुल। वर्षावन के तल से लेकर सबसे शुष्क रेगिस्तान तक वे जीवन के लिए एक निरंतर गतिशील संघर्ष में हैं। और मुख्य अंतर्दृष्टि ये है कि ये जटिलता और अंतर संबंध स्टुपेंडस है। हमने देखा कि कैसे एक ऑर्किड एक पतंगे पर निर्भर करता है, कैसे एक पैशन फ्लावर एक तितली के साथ युद्ध में है, कैसे एक पिचर प्लांट एक छोटे स्तनपाई के साथ साझेदारी करता है। हाँ, एक पौधे के विलुप्त होने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिखर सकता है। क्यू जैसी जगहों पर किया जा रहा काम सिर्फ सुंदर फूलों को बचाने के बारे में नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन की नींव को संरक्षित करने के बारे में है। ये एक बहुत ही सोबरिंग थॉट है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नज़र से देखने पर मजबूर करता है। एक अंतिम विचार के तौर पर स्रोत में उल्लेख है कि 90% पौधों की प्रजातियां कवक यानी फंगाई पर निर्भर करती हैं। ये विशाल भूमिगत नेटवर्क में रहती हैं और तकनीकी रूप से ग्रह पर सबसे बड़े जीवित जीव हैं। अच्छा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम और किन विशाल अदृश्य प्रणालियों को अभी समझना शुरू कर रहे हैं
और वे उस दुनिया में क्या भूमिका निभाती हैं जिसे हम हर दिन देखते हैं।